नमस्कार, द न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में स्वागत है आपका। मेरा नाम है बुल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं यूपी इलेक्शंस की और साथ में कुछ आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और साथ में नेताओं की सियासी बयानबाजी। भारत का श्रेष्ठ प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पूर्व दिशा में काशी के घाटों की धरोहर संभाली पूर्वांचल, पश्चिम में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि, उत्तर में प्राकृतिक सौंदर्य और निश्चल संस्कृति लिए तराई क्षेत्र और दक्षिण में कठोर पर्वतीय चट्टानों से घिरी वीर भूमि बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड स्टेट, आज जहां पर आपको दो बड़ी पॉलिटिकल फोर्स दिख रही हैं। एक तरफ है समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ है बीजेपी। मगर क्या ये चुनाव, जो भी हम आपको दो बड़े पॉलिटिकल फोर्स की बात कर रहे हैं, क्या ये चुनाव हमेशा से दो तरफा था? बहुत सारे लोगों की माने तो नहीं, ये नहीं था। ये शुरू से ऐसा माना जा रहा था कि ये चुनाव एक तरफा होगा और बीजेपी इस चुनाव को बड़े आसानी से जीत लेगी। मगर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा चुनावी माहौल एक झटके में बदल गया? आइए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर करेंगे बात। भारतीय जनता पार्टी लोगों की संवेदनाओं से खेलने का काम कर रही है। यहाँ पर लोगों के लिए मुद्दे हिंदुत्व है और वो साफ साफ दिख रहा है। रोजगार चाहिए, शिक्षित जितने हैं सब सड़क पर आ चुके हैं, घर में भी अपमान हो रहा है। इसलिए अब इस सरकार को केवल बेरोजगारों के लिए सोचना ही पड़ेगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो था इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से महंगाई एक रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी यूपी में और अचानक बढ़ी, जिसके कारण लोग बहुत नाराज हैं। कुछ लोगों के बयान आपको सुनवाता हूँ, आपको पता चलेगा। सब है, खाने का तेल, कच्चा तेल, सब कुछ महंगा हो रखा है ना? ये नहीं, सारे लोग तो दुनिया में धनी पैसे वाले तो है नहीं, यहाँ तो अधिकांशतः गरीब लोग हैं। तो यहाँ महंगाई इतना ज्यादा चल रहा है, ये लोग के। आपको लगता है इसके चलते वोट बदल जाएगा इस बार? बदल जाए तो खुशी है हमको। तो रुझान देख रहे भाजपा पहले से मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? देखिए, शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, महंगाई का मार तो सबको पड़ा है और सब झेल रहे हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, दोनों तरफ। इस बार आपके लिए क्या मुद्दे हैं और क्या परिवर्तन आया है आपके दाम में? इस बार दाम में बहुत महंगाई है, हर चीज में महंगाई। समोसा जब 5 का था 15 के 2 हो गए, ब्रेड पकौड़ा 10 का हो गया, मंगोड़े 20 के 100 ग्राम हो गए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बना करप्शन और क्राइम। आपको याद होगा 2017 में जब बीजेपी जीत कर आई तो उनका एक बड़ा आरोप ये था कि इससे पहली सरकार यानी जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था और क्राइम रेट भी उतना ही ज़्यादा था। और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है वो क्राइम से लोगों को आज़ादी दिलवाएगी, मगर ऐसा कुछ ज़मीनी स्तर पर दिखा नहीं। NCRB जो सरकार का वेबसाइट है उसके मुताबिक क्राइम रेट यूपी में बढ़ा है, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और खास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें जो 17 से आज तक है, अब चुनाव में जा रही है। अपराध के मामलों की अगर मैं बात करूं तो 2,37,821 केस हुए 2012 से 17 के बीच में। वहीं योगी आदित्यनाथ के समय में ये केस बढ़कर 3,40,170 हो गए, यानी अपराध के मामले बढ़े हैं। आज से जहां सामूहिक हत्याकांड में एक ही परिवार के 4 लोगों का बेरहमी से दबंगों ने कत्ल कर दिया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ बात करें अगर करप्शन की, तो करप्शन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले सरकार के मुताबिक, क्योंकि अगर बात करें करप्शंस इन ऑफिसेस, जो लाल फीताशाही हम कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बात करें अगर हम एग्ज़ाम्स में करप्शंस की, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आपको याद होगा UPTET का एग्ज़ाम जब हुआ था तो उसमें कितना बड़ा करप्शन देखने को मिला था, जिसके कारण बहुत से लोगों ने बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया गया। लेकिन अगर ये लीक होने की बात उसके बाद आती, अगर आप लोग एग्जाम दे देते तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती? बहुत परेशानी होती है। ये सरकार से मैं बताना चाहता हूँ कि
हम जब हमारा सेंटर, जब हम हमारे माँ एक बगल से उधार मांगकर पैसा ले दी कि बेटा जाओ परीक्षा दो, हम वहाँ जब शनिवार को वहाँ से जब हम चलते हैं यहाँ, संडे को यहाँ पहुँचते हैं यहाँ पेपर देने, तो पता चलता है कि हमारा पेपर रद्द हो गया। बताइए, आज हमारी माँ यही बोले कि बेटा जाओ परीक्षा पास हो। आज हम अपनी किस मुँह से अपने माँ को बोला कि बोले किस मुँह से, वो भी उधार पैसे मांग के लेके आए हूँ मैं, हमारे पास खाने तक पैसे नहीं होता। जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट और लखीमपुर की घटना। आपको याद होगा कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो उस वक्त ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का प्रोटेस्ट माना जा रहा था, लेकिन बाद में जब इसे वेस्टर्न यूपी का सपोर्ट मिला तो ये फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपको पता होगा वेस्टर्न यूपी से एक बड़े लीडर भी आते हैं जो इस मूवमेंट के मेन फेस भी रहे, वो थे राकेश टिकैत। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फार्मर्स का और वेस्टर्न यूपी का क्या कनेक्शन है, और यूपी में बहुत बड़ी संख्या सीटों की वेस्टर्न यूपी में है। और वेस्टर्न यूपी की एक जो डोमिनेंट कम्युनिटी मानी जाती है वो है जाट कम्युनिटी। और जाट कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उसका जो मेन एक लीडर बेस है वो आरएलडी माना जाता है। जो आरएलडी की लीडर है जयंत चौधरी, वो भी इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ है। तो आप देख सकते हैं समीकरण किस तरह से चेंज हुए हैं पिछले कुछ दिनों। बात करें अगर जाट के अलावा दूसरे कम्युनिटीज़ की, तो उनका भी सपोर्ट बीजेपी को इस वक्त नहीं मिल रहा है। क्यों? लखीमपुर की घटना इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। लखीमपुर में आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा वोट बेस माना जा रहा था हिंदुओं का जो बीजेपी की तरफ जाएगा, मगर जब लखीमपुर की घटना हुई और जब इसमें एमपी अजय मिश्रा टेनी का नाम सामने आया और पता चला कि उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, तो ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। हम आपको दिखाते हैं कुछ रिपोर्ट्स कैसे बीजेपी के लीडर्स अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस नहीं जा पा रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, और ख़ास करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी इसका सामना करना पड़ा। In Western UP's Muzaffarnagar district, the sitting BJP MLA was chased away by locals. Vikram Saini, the area MLA, in a series of videos can be seen arriving for an election event, but soon chased away by angry constituents. He leaves. मिला। यहाँ की महिलाओं ने केशव प्रसाद मौर्य का जमकर विरोध किया। वैसे आपको बता दें, कौशाम्बी जनपद के जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति राजीव मौर्य, जो कुछ दिन पहले लापता हो गए थे, उनके घर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही मौर्य को राजीव मौर्य के परिवार ने देखा, गांव की महिलाओं ने देखा, अपने घर का दरवाजा इन सब ने बंद कर दिया। लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया और ये बताने की कोशिश की गई कि वो केशव प्रसाद मौर्य से कितने ज्यादा नाराज हैं। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया वो था समाजवादी पार्टी का नया सामाजिक समीकरण वाला गठबंधन। आपको याद होगा 2017 और 2019 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और बीएसपी के साथ अपना गठबंधन किया, मगर इसका उन्हें कोई फायदा दिखा नहीं। लेकिन इस बार के चुनाव की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने छोटे पार्टीज के साथ अपना अलायंस क्रिएट किया है, जिसका उन्हें फ़ायदा मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ताकि क्योंकि वोट जो एक छोटे लेवल पर कटता था वो वोट सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के पास जाएगा, और दूसरी तरफ जो लीडर डोमिनेंट है, जैसा हमने अभी आपको आरएलडी का एग्जांपल दिया, जो जाट कम्युनिटी में एक डोमिनेंट पार्टी है, तो जाट कम्युनिटी का वोट भी एक तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो अगला सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया वो था बीएसपी और कांग्रेस का इनडायरेक्ट सपोर्ट। आपको मालूम होगा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि इस वक्त यूपी में दो बड़े पॉलिटिकल फोर्स हैं, जो कि है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। मगर ये शुरुआत में ऐसा नहीं था। हम आपको अगर कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, 2012 तक की भी अगर हम बात करें, तो उस वक्त सिर्फ दो बड़ी पार्टीज थी, बीएसपी और बीजेपी, और कांग्रेस, और बीजेपी उस वक्त तीसरे नंबर पर थी और कांग्रेस चौथे नंबर पर। मगर
अब के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो बीएसपी एक बहुत ही वीक पार्टी हो चुकी है। उनके पास जो एक जाटव कम्युनिटी का वोट बैंक है, बस वहीं तक वो पार्टी अब सीमित रह गई है। और बीएसपी की जो सबसे बड़ी लीडर है मायावती, वो इस वक्त चुनावी मैदान से भी बाहर है। तो इसके कारण बीएसपी का कोर वोट बैंक बहुत वीक हो चुका है और बीएसपी का काडर भी बहुत नाराज़ है, जिसके कारण ये सारा दलित वोट एक तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बंटने की चांसेस हैं। लेकिन ज़्यादातर इसका सपोर्ट समाजवादी पार्टी को दिखता मिल रहा है। क्यों, बताते हैं आपको आगे। हमने आपको अभी बताया कि जो दलित वोट है और जो हल्का फुल्का कांग्रेस का वोट है, वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, साथ दारा सिंह, जितने भी बड़े लीडर्स जो इस वक्त पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम लीडर्स छोटे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी बैकवर्ड क्लास के हैं। और उनका सिर्फ एक आरोप जिसके कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो है कि बीजेपी एक दलित विरोधी पार्टी है। इसमें से बहुत से लोग जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बहुत का कहना है कि हो सकता है उनका टिकट कट रहा हो। ये एक पॉइंट हो सकता है, मगर अगर हम बात करें बड़े लीडर्स की जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनका टिकट काटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। इसके बावजूद भी अगर कोई लीडर पार्टी छोड़ कर जा रहा है, तो उसके अब खामियाजा पार्टी को उठाना होगा। इस वीडियो के अंत की अगर हम बात करें, तो क्या हम इस वीडियो से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को आसानी से हरा देगी? नहीं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की माने तो समाजवादी पार्टी अपने पीक टाइम पर पहुंच चुकी है। अब इससे ज़्यादा गेन वो तभी कर सकती है जब बीजेपी में कुछ बड़ा उलटफेर हो। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, वो है बीजेपी के पास का मजबूत वोट बैंक, जो है हिंदुत्व का। हिंदुत्व का वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जिसमें सारे कास्ट बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण सारे कास्ट का वोट बीजेपी को मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो इस वक्त थोड़ा बीजेपी के लिए मुश्किल है। मगर अगर बीजेपी चाहे तो हिंदुत्व के नाम पर वोट अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। अगला सबसे बड़ा रीज़न होगा वो है वेलफेयर स्कीम्स। आपको याद होगा कोविड के टाइम में कोविड रिलीफ फंड जो जमा किया गया, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना लाई गई, उससे भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला। तो देखना ये होगा कि इन वेलफेयर स्कीम्स से या प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को जो फ़ायदा मिला, उस चीज़ का फ़ायदा स्टेट इलेक्शन में पार्टीज़ को होता है या नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये सारी चीज़ें सेंटर लेवल तक ही सीमित रह जाती हैं और इसका फ़ायदा स्टेट पार्टीज़ नहीं उठा पाती। जो अगला सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है, वो है एक इमेज ऑफ क्राइम कंट्रोल। हमने अभी आपको एनसीआरबी के डेटा के अनुसार बताया कि क्राइम बढ़ा है यूपी में, लेकिन बहुत से लोगों की माने तो एक जनरल परसेप्शन क्रिएट हुआ कि अखिलेश यादव से बेटर क्राइम कंट्रोलिंग उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने की है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जैसे मुख्तार अंसारी, उसको भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। और बात करें अगर इनकाउंटर्स की, तो आपको याद होगा विकास दुबे का केस। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें इनकाउंटर्स के थ्रू फैसला लिया गया, जो कि एथिकल या अनएथिकल, इस पे सवाल उठ सकता है, मगर पब्लिक में इसको लेकर एक अच्छा इमेज क्रिएशन हुआ है बीजेपी का। तो देखना ये होगा कि इससे बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलता है। डीएम साहब आवास 3 जन को दिए थे, हमको अभी तक आवास नहीं। अभी सरकार के हिसाब से तो मोदी योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसमें महंगाई तो खाने पीने के आइटम सभी महंगे हैं, वैसे भी सारे चीज़ें महंगे हैं। लेकिन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया तो सब चल ही रहा है, नेतागिरी में तो सब बढ़िया चलता है, नेता नगरी के लिए तो सब बढ़िया है। इस बार बदलाव होगा? बदला कुछ नहीं होगा, आएंगे योगी जी। में जो है भैया कुछ महंगा नहीं है विकास के आगे, साफ सुन लीजिए, कोई महंगाई नहीं, एकदम सही है सब। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। हमने दोनों साइड को बैलेंस करके एक आपके सामने जनरल पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की जो इस वक्त यूपी में चल रहा है। क्योंकि
यूपी की राजधानी लखनऊ को दिल्ली का रास्ता भी माना जाता है कि जिस तरह से यूपी में राजनीति चलती है वो दिल्ली पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो अब देखना ही होगा कि यूपी के इलेक्शंस में क्या रिजल्ट आते हैं और देश का मूड कैसा है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय ज़रूर कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।